हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिच्ची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर इथोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ हनी बी और लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी के बारे में। अभी तक हमने हनी बी के बारे में, जो मधुमक्खी है उसके बारे में, उसका बिहेवियर के बारे में, उसकी स्पीसीज के बारे में पढ़ा था। हमें पता है कि जो मधुमक्खी होती है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रहती है, एक सामाजिक संगठन बनाकर अपना जीवन यापन करती है। और इसका जो सामाजिक संगठन होता है, इसका जो सामाजिक व्यवहार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यू सोशलिटी कहते हैं। ऐसे क्यों कहा जाता है यू सोशलिटी? वो भी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर तीन चीजें देखने को मिलती है। जो इतनी भी जनरेशन होती है वो सब एक साथ रहती है। उसके अलावा यहाँ पर रिप्रोडक्शन से डिफरेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो लेबर ऑफ डिवीजन भी प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये तीन चीजें अगर किसी भी संगठन में मौजूद होती है तो उनको क्या कहा जाता है? यू सोशलिटी कहा जाता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जो ग्रुप होता है, उसको क्या कहा जाता है? यू सोशलिटी कहा जाता है। आज हम मेनली इसकी कम्युनिकेशन की बात करें तो हनी बी के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होता है? तो हमने जो अपनी हनी बी है, मधुमक्खी है, वो कम्युनिकेशन जो होते हैं वो डांस के द्वारा किया जाता है इनमें। अब डांस के द्वारा कैसे कम्युनिकेशन करती है? तो दो प्रकार के डांस करती है। ये जो डांस होते हैं ये मेनली फूड पे डिपेंड करते हैं ना, कि भोजन कितनी दूरी पर है और कैसे इसकी डायरेक्शन है, उसी के अनुसार ये दो तरह के डांस करता है। एक तो देखने को मिलता है राउंड डांस और एक देखने को मिलता है वेगल डांस। तो दो तरह के डांस इसमें देखने को मिलते हैं। जब जो भोजन होता है बहुत पास में होता है, कितना 50 से 100 मीटर की दूरी के बीच में होता है, तब राउंड डांस किया जाता है। और राउंड डांस जो होता है वो कैसे किया जाता है? जैसे ही मधुमक्खियां घूमती रहती है ना बाहर, तो ये बाहर घूमती रहती है छत्ते के, और जैसे ही इनको भोजन मिलता है तो छत्ते के बाहर वाले शेल में आकर गोल गोल घूम के डांस करने लग जाती है, राउंड राउंड। जिससे बाकी मधुमक्खियों को भोजन का पता चल जाता है और पता चलता है कि आसपास कहीं भोजन है। पर अगर मान लो कि भोजन बहुत ज्यादा दूर है, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है? वेगल नृत्य किया जाता है, जो कि भोजन की दिशा को भी बता देता है। राउंड डाउन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। इससे भोजन की दिशा का ज्ञान नहीं होता है, बस इतना पता चलता है कि भोजन आसपास है। पर जो वेगल डांस होता है वो सूर्य और भोजन के बीच में कोण बनाता है, और जिस कोण की वजह से सन कंपास सिस्टम का यूज करके जो मधुमक्खी होती है वो भोजन की दिशा और उसकी दूरी का पता लगवा देती है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हनी बी जो होता है कम्युनिकेशन करता है। फिर उसके बाद हम उसके लाइफ साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें कई सारे स्टेप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि उसका लार्वा, अंडा, अडल्ट, प्यूपा अवस्था, वो सारी अवस्था इसमें देखने को मिलेगी। और वो कितने समय के लिए कौन सी अवस्था रहती है वो सब आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए अभी हम नोट्स में देखते हैं कि फिरामोनिक नियंत्रण केमिकल कम्युनिकेशन की बात करें तो मधुमक्खियां जो होती हैं, मक्खियों का सामाजिक समाज जो मुख्यतः रासायनिक संकेतों पर आधारित होता है। जो मधुमक्खियां होती है उनका जो समाज होता है, उनकी जो कॉलोनी होती है, वो मुख्यतः किस पे? रासायनिक संकेतों पर आधारित होता है। कौन कौन से रासायनिक संकेत देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले अपन ने एक तो पहले ही पढ़ा था कल, QMP वाला, जो कि रानी जो होती है वो करती है ताकि उसका जो कॉलोनी होती है उसका स्थायित्व बना रहे। तो क्वीन फिरोमोन्स जो कि सामाजिक एकता के लिए होता है। अलार्म फिरोमोन जो होता है वो खतरे की चेतावनी के लिए होता है। जब भी मधुमक्खियों के छत्ते पर कोई शिकारी प्रेडेटर आता है तो मधुमक्खियां जो होती है अलार्म फिरोमेन जो है उसका सिक्रेशन कर देता है, कि दूसरी जो मधुमक्खियां है वो अलर्ट हो जाए और ये अल्टरिज्म शो करके अपने छत्ते को बचा लेती है। फिर नेसो फिरोमेन जो कि मार्गदर्शन के लिए होता है। हमें पता है कि अभी भोजन के लिए भी ये क्या करते हैं? नृत्य के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं इनको कौन सी दिशा में जाना है और कौन सी दिशा में नहीं जाना है। इसके लिए ये एक तो दूसरे को बताने के लिए नेसो फिरोमेन का भी यूज करती है। तो ये तीन फिरोमेन्स मेनली देखने को मिलते हैं, जिससे इनकी कम्युनिटी जो होती है उसमें नियंत्रण देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं डांस लैंग्वेज की। मतलब मधुमक्खियों की नृत्य भाषा के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मधुमक्खियां जो होती है हनी बी भोजन स्रोत, फूड रिसोर्स की स्थिति, दूरी तथा दिशा की जानकारी ये एक दूसरे को विशेष प्रकार के नृत्यों के द्वारा दी जाती है। मतलब मेनली किसके लिए? भोजन स्रोत के लिए होती है, कि इसकी स्थिति कहाँ पे, कितनी दूरी पर, कौन सी दिशा में, इस सब की जानकारी दूसरे मधुमक्खियों को एक दूसरे को देने के लिए ये क्या करती है? नृत्य करती है, डांस करती है। यह संचार प्रणाली सामाजिक व्यवहार को सबसे उन्नत और वैज्ञानिक रूप मानी जाती है। मतलब ये जो संचार प्रणाली है वो
सामाजिक व्यवहार का सबसे उन्नत उदाहरण है और वैज्ञानिक रूप भी इसका माना जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती है। फिर इसके बात करते हैं कि यह अद्भुत डांस लैंग्वेज की जो खोज है, जो ये डांस लैंग्वेज है, इसकी खोज किसने की थी? तो कार्ल वॉन फ्रिश ने की थी। इस चीज़ के लिए उन्हें 1933 में का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी, मेडिसिन, इथोलॉजी प्राप्त हुआ था। मतलब इथोलॉजी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के रूप में इनको मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं कि डांस लैंग्वेज का महत्व, इसका क्या इंपॉर्टेंस है डांस लैंग्वेज का। नृत्य जो भाषा है मधुमक्खी के अंदर, तो भोजन स्रोत खोजने में समय और ऊर्जा की बचत होती है। इससे क्या होता है कि खोजने के टाइम पे जो समय है उसकी भी बचत हो जाएगी और ऊर्जा की भी बचत हो जाएगी, क्योंकि कुछ मधुमक्खियां भोजन को देख के आती है फिर बाकी सब जाती है। इससे कि सबकी एनर्जी जो होती है वो खर्च नहीं होती और सबका समय जो होता है वो बचा हुआ रहता है। कॉलोनी की कार्य दक्षता इफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, जो कि सामाजिक सहयोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि कॉलोनी की जो कार्य दक्षता होती है, इफिशिएंसी होती है, उसको बढ़ावा मिलता है। इससे यह सिद्ध करता है कि कीटों में भी जटिल संचार क्षमता होती है। जो इंसेक्ट होते हैं उनमें जटिल संचार कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है। फिर बात करते हैं नृत्य सामान्यतः छत्ते हनीकॉम्ब के भीतर वर्टिकल कॉम्ब सरफेस पर किया जाता है। अन्य श्रमिक मधुमक्खियां स्पर्श, टच, कंपन और वाइब्रेशन और गंध से संदेश समझती है। मतलब जो नृत्य होता है वो हम सामान्यतः कहाँ किया जाता है? छत्ते का जो होता है उसके भीतर वर्टिकल कॉम्ब सरफेस पर किया जाता है और जो दूसरी मधुमक्खियां होती हैं वो टच के द्वारा समझे। मतलब एक मधुमक्खी जो डांस कर रही है उसके पास में अगर दूसरी मधुमक्खी आएगी, उसको स्पर्श करेगी, टच करेगी, तो उसको पता चलेगा इस नृत्य से जो वाइब्रेशन हो रहा है उससे। और इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्डर होता है खाने का, खाने की जो गंध होती है, ऑर्डर होता है, उससे ये समझ जाती है। मधुमक्खियों के नृत्य जो होते हैं, टाइप्स ऑफ डांस जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है राउंड डांस और एक होता है वेगल डांस, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो राउंड डांस होता है, व्रत नृत्य जो होता है, वो किस टाइप का होता है। तो राउंड डांस मधुमक्खी यो हनी बी में पाए जाने वाला एक सरल सोशल कम्युनिकेशन डांस है। कैसा है ये? सरल सोशल कम्युनिकेशन डांस है, जो तब किया जाता है जब भोजन स्रोत छत्ते के निकट हो। हाइव छत्ते के जब भोजन स्रोत निकट होता है तभी ये राउंड डांस किया जाता है। यह नृत्य वर्कर बी द्वारा हाइव के अंदर वर्टिकल कॉम्ब सरफेस पर किया जाता है और मुख्यतः अन्य वर्कर बी को यह सूचना देता है कि भोजन पास में है। जैसे ही मतलब भोजन पास में होता है तो क्या करते हैं, जो छत्ता है उसके अंदर इस तरह से वर्टिकल कॉम्ब सरफेस होती है ना, ये सरफेस होती है। इस सरफेस के पास पे आकर क्या किया जाता है? डांस किया जाता है। इससे दूसरों को दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि आसपास क्या है, भोजन है, और फिर वो भोजन को खोज कर भोजन तक पहुंच जाती है। जब कोई वर्कर बी हाइव से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थित नेक्टर या पोलन का स्रोत खोज लेती है तो वह हाइव में लौट कर राउंड डांस करती है। मतलब कोई वर्कर बी जाती है पहले, और वो वर्कर बी जो होती है भोजन को ढूंढती है, और उसको 50 से 100 मीटर की दूरी के भीतर अगर कोई नेक्टर या फिर कोई पोलन दिख जाता है, मतलब फ्लावर दिख जाता है जिसपे नेक्टर या पोलन लगे हुए होते हैं, तो वो क्या करती है? वापस से अपने छत्ते में आती है और छत्ते के जो वर्टिकल कॉम्ब सरफेस होती है वहां पर आकर राउंड डांस करने लग जाती है। इस नृत्य में मधुमक्खी छोटे छोटे वृत्ताकार सर्कुलर चक्कर लगाती है, कभी कभी क्लॉकवाइज तो कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी ये क्लॉकवाइज लगाती है और कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज लगाती है। इस तरह से एक आंट के आकार की शेप बना लेती है। पहले दाईं ओर घूमती, फिर बाईं ओर घूमती, इस तरह से पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर घूमती। वो ये क्या करती है? ये डांस करती है। इसमें कोई वेगल रन या निश्चित कोण एंगल नहीं होता है, इसलिए राउंड जो डांस को नॉन डायरेक्शनल डांस कहते हैं। मतलब इसमें ना तो कोई ये वेगल रन बनता है और ना ही कोई निश्चित कोण होता है। किसी भी दिशा में ये आराम से डांस करती रहती है, इनको तो केवल राउंड डांस करना है। इसमें कोई निश्चित कोण का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे वेगल नृत्य होता है वहां पे सूर्य और भोजन के बीच में क्या होता है? एक कोण का फॉर्मेशन होता है, जो कि लगभग 30 डिग्री के आसपास होता है। राउंड डांस के माध्यम से भोजन स्रोत की दिशा डायरेक्शन की सटीक जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि केवल यह संकेत मिलता है कि फूड सोर्स आसपास मौजूद है। जो राउंड डांस होता है वो नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि इसके द्वारा ना तो हम बता सकते हैं कि भोजन की दिशा कौन सी होगी, उसकी सटीक जानकारी हम नहीं दे सकते। केवल इसका पता चलता है मधुमक्खियों को कि जो भोजन का स्रोत है वो लगभग आसपास ही छत्ते के।
इसलिए इसको हम नॉन डायरेक्शनल डांस कहते हैं। अन्य श्रमिक मधुमक्खियां गंध स्मेल के आधार पर भोजन खोजती है। दूसरी जो होती है वो क्या करती है, जो गंध मिलती है भोजन की उसके आधार पर भोजन को खोजती है। अन्य वर्कर बी डांसिंग बी के शरीर से निकलने वाली फूड ऑर्डर और हल्के वाइब्रेशन के आधार पर भोजन की प्रकृति को पहचान लेती है। जैसे कि कुछ तो है इस छत्ते के आसपास डांस करने वाली मधुमक्खियां, और दूसरी जो मधुमक्खियां है छत्ते के अंदर पहले से मौजूद थी, वो क्या करती है इनके डांस करने के तरीके से और इनका जो डांस का जो वाइब्रेशन है हल्का हल्का उससे, और इन ये भोजन के पास से होके आई है तो इनके अंदर क्या होगी, उस भोजन की क्या होगी, खुशबू होगी और स्मेल होगी, वो ऑर्डर होगा, उससे ये क्या करती है, पहचान लेती है कि भोजन किस टाइप का होगा। और बाद में सर्च द्वारा पास के क्षेत्र में उड़ान भरकर भोजन तक पहुंच जाती है और फिर क्या करती है, खुद खोजती है और क्षेत्र के आसपास उड़ती है और देखती है और वो भोजन तक पहुंच जाती है। राउंड डांस का महत्व इस तथ्य में है कि शॉर्ट रेंज फॉरेजिंग के लिए उपयुक्त संचार प्रणाली, मतलब थोड़े से क्षेत्र में अगर किसी चीज की खोज करनी है, भोजन की खोज करनी है, तो राउंड डांस करना सही रहता है। शॉर्ट रेंज के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। जब भोजन स्रोत बहुत पास हो तब दिशा की जटिल जानकारी देना आवश्यक नहीं होता है, इसलिए सिंपल सर्कुलर मूवमेंट ही पर्याप्त होता है। जहां राउंड डांस को नियर फूड सोर्स, नॉन डायरेक्शनल तथा सिंपल कम्युनिकेशन से जोड़ा जाता है। राउंड डांस को किससे जोड़ा जाता है, फूड सोर्स के, नियर फूड सोर्स, नॉन डायरेक्शनल तथा सिंपल कम्युनिकेशन से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार राउंड डांस हनी बी के यू सोशल बिहेवियर में इफिशिएंट कोऑपरेशन और एनर्जी सेविंग स्ट्रेटेजी का उदाहरण है। ये जो राउंड डांस है वो किस काम में आता है, तो इफिशिएंट कोऑपरेशन के लिए काम आता है। उसके अलावा ये क्या करता है, एनर्जी सेविंग स्ट्रेटेजी है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो दर्शाता है कि भोजन की दूरी के अनुसार मधुमक्खियां अलग अलग प्रकार के डांस का उपयोग करती हैं। राउंड डांस एक प्रकार का नॉन डायरेक्शनल सिग्नल है, एक तरह का बिना डायरेक्शन वाला, बिना दिशा बताने वाला सिग्नल है, क्योंकि पास के भोजन के लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं वेगल डांस की, वेगल नृत्य की। तो मधुमक्खियों में वेगल डांस जो को सोशल कम्युनिकेशन की सबसे एडवांस और रिफाइंड एक्सप्रेशन माना जाता है। कि जो सबसे एडवांस कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा होता है, वेगल डांस होता है, और इसको क्या माना जाता है, रिफाइंड एक्सप्रेशन माना जाता है। वेगल डांस के अंदर क्या होता है, वेगल रन बनता है और सूर्य और भोजन के बीच में कोण का फॉर्मेशन होता है, एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको सन कंपास के नाम से जाना जाता है ना, सन कंपास। इसमें मधुमक्खियां किसका यूज करती है, सन कंपास का यूज करती है। जब कोई वर्कर भी छत्ते से काफी दूरी पर स्थित किसी रिच फूड रिसोर्स जैसे कि फूलों पर उपलब्ध नेक्टर या पोलन की खोज लेती है, तो वह वापस हाइव में आकर उसी स्रोत की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अन्य वर्कर बी तक वेगल डांस के माध्यम से पहुंचाती है। मतलब अगर जो भोजन है वो बहुत पास में है, कितना 50 से 100 मीटर की दूरी तक के बीच में है, तब तो वो क्या करेगी, राउंड डांस करेगी। पर जब वर्कर भी उड़ते उड़ते बहुत दूर चली जाती है और वहां पर एक रिच, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, भोजन है, भोजन में भी क्या है, या तो उसके अंदर नेक्टर देखने को मिल रही है या फिर पोलन देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा पोलन और नेक्टर की खोज कर लेती है, पूरा खेती खोज कर लेती है, तब वो आके वापस अपने छत्ते पे आकर कौन सा डांस करती है, वेगल डांस करती है, और एग्जैक्ट लोकेशन बताने की कोशिश करती है वेगल डांस से कि भोजन कितनी दूरी पर है। तो ये क्या करती है, सूर्य को ध्यान में रखते हुए डांस करती है और सूर्य और उस भोजन के बीच में एक कोण का फॉर्मेशन कर लेती है। तो बाकी जो मधुमक्खियां होती है इस कोण के जरिए पता लगा लेती है कि एक्चुअल में नेक्टर और पोलन कहाँ पर प्रेजेंट है। यह डांस सामान्यतः वर्टिकल कॉम सरफेस पर किया जाता है और इसका ओवरऑल पैटर्न प्राय 8 जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ऐसे 8 जैसा इसका डांस का पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें बीच का सीधा भाग सबसे अधिक इंफॉर्मेटिव होता है। जो बीच में जो सीधा भाग बनता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। इस डांस का सबसे महत्वपूर्ण भाग वेगल रन है कहलाता है। जो डांस का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो क्या कहलाता है, वेगल रन कहलाता है। ये पार्ट ए के अंदर छोटा सा क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा कि जो मधुमक्खी कम्युनिकेशन करती है उसमें जो वेगल डांस होता है उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलता है और वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कहलाता है, तो ध्यान में रखना, वेगल रन कहलाता है। और मधुमक्खी जो होती है भोजन की दूरी के अनुसार किस प्रकार डांस करती है, तो ध्यान रखना है कि राउंड डांस जो होता है भोजन नियर होता है तभी किया जाता है, और जो वेगल डांस होता है भोजन जब बहुत ज्यादा दूर होता है, फार होता है, तब किया जाता है।
वेगल रन के दौरान डांसिंग बी अपना शरीर सीधा रखती है, मतलब अपने शरीर को सीधा रखती है, एब्डोमेन को तेजी से हिलाते हुए वेगरस वाइब्रेशन के साथ कुछ क्षणों तक एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। मतलब ये क्या करती है, अपने शरीर को एकदम से सीधा रखती है, फिर क्या करती है, अपना एब्डोमेन जो होता है उसको धीरे धीरे तेजी से हिलाती है और हिलाने के बाद एक सीधी दिशा में कुछ क्षणों तक सीधी दिशा में निश्चित दिशा में बढ़ती हुई डांस करती है। यही स्ट्रेट वाइब्रेटिंग मूवमेंट भोजन स्रोत की डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों की सूचना दे देता है। ये जो डांस है, ये इतना सा जिसने किया है कुछ सेकंड के लिए, तो यही जो होता है, यही वाइब्रेशन मूवमेंट होता है जो कि भोजन की डायरेक्शन को भी बता देता है और डिस्टेंस दोनों की ही सूचना दे देता है। हाइव के भीतर ऊपर की दिशा को सन डायरेक्शन के इक्विवेलेंट माना जाता है, इसलिए वेगल रन का वर्टिकल लाइन से बनना एंगल उस वास्तविक कोण का प्रतीक होता है जो ओपन फील्ड में सूर्य और भोजन के बीच होता है। मतलब वेगल डांस जब हो रहा होता है तब हाइव के बाहर ऊपर की दिशा में सन के बारे में बताया जाता है और जो जिस दिशा में आगे बढ़ती है उस दिशा में भोजन का जो जो जिस जगह पर भोजन है, भोजन सोर्स के बारे में बताया जाता है। तो ये इसके बीच में जो बना हुआ ये जो कोण है, ये कोण ही बताता है, एक एंगल बन जाता है। और यही एंगल क्या बताता है कि इस दिशा में आगे जब सूर्य दिखेगा और भोजन का स्रोत जस्ट उसके सामने देखने को मिलेगा, तो डायरेक्शन की सूचना इसी एंगल से देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए यदि वेगल रन बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड हो तो इसका अर्थ है कि भोजन सूर्य की सीधी दिशा में स्थित है। मतलब अगर सीधा ही हो वेगल नृत्य बिल्कुल ऐसे, तो पता चल जाएगा कि इससे सूर्य है और इधर ही क्या है, भोजन है। यदि वेगल रन वर्टिकल से दाईं या बाईं ओर झुका हुआ हो, मतलब ये ऐसे झुका हुआ हो, ऐसे झुका हुआ हो, या फिर ये ऐसे झुका हुआ हो, या फिर ये ऐसे या ऐसे झुका हुआ हो, तो यह एंगुलर डेविएशन सूर्य से उसी एंगल पर भोजन की स्थिति को दर्शाता है जिस एंगल पर भोजन है। भोजन स्रोत के डिस्टेंस इंफॉर्मेशन वेगल रन की ड्यूरेशन, स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन के माध्यम से कम्युनिकेट होती है। मतलब भोजन का स्रोत जो है उसका डिस्टेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे मिलती है, जो वेगल रन जो होता है उसका ड्यूरेशन कितना है, कितने मिनट का है, कितनी स्पीड से हो रहा है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है वाइब्रेशन की, उसके माध्यम से पता चलता है। जैसे जैसे भोजन स्रोत की दूरी बढ़ती है वेगल रन की अवधि लंबी हो जाती है। मतलब पहले 1 सेकंड के लिए हो रहा था, पर भोजन अगर बहुत ज्यादा दूर है तो वो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड होता जाएगा, तो उसकी जो अवधि होगी वो बढ़ जाएगी और गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है और जो डांस करने की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो साथ ही वाइब्रेशन की पैटर्न में भी सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है और वाइब्रेशन जो भी होता है उसमें हल्का सा परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो तीन चीजें देखने को मिलती है जब वेगल, अगर हमें फूड, अगर मधुमक्खी जो होती है वो फूड सोर्स के बारे में, डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है, तो वो 3 चीजें करती है। एक देखना पड़ता है उसका ड्यूरेशन कितना है, उसका स्पीड कितना है और उसमें वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है वो कितनी है, वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है वो देखनी होती है। अब जैसे मान लो कि भोजन जो है वो थोड़ी दूर पे है तो ड्यूरेशन कम होगा, स्पीड ज्यादा होगी और वाइब्रेशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। पर अगर भोजन बहुत दूरी पे है तो जो ड्यूरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड जो होगी वो स्लो हो जाएगी और वाइब्रेशन में हल्का सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके विपरीत पास के फूड सोर्स के लिए वेगल रन छोटा और कंपेरेटिवली तेज होता है ना। अभी मैंने जैसे बताया कि जो वेगल जो रन होता है वो छोटा सा होता है, थोड़ी देर डांस ड्यूरेशन जो होगा वो कम होगा और जो डांस करने की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसी प्रकार डांस को क्लोजली ऑब्जर्व करने वाली या बॉडी कांटेक्ट में आने वाली अन्य वर्कर भी इन काइनेटिक सिग्नल से भोजन की दूरी का अनुमान लगा लेती है। और जो दूसरी मधुमक्खियां होती है वो वर्कर, श्रमिक मधुमक्खियां होती है, वो क्या करती है, इनके पास में आती है, इनके ये बॉडी कांटेक्ट से या फिर इनका जो डांस करने का तरीका है उसको ऑब्जर्व करके इस काइनेटिक सिग्नल के माध्यम से जो भोजन की दूरी है उसका अनुमान लगा लेगी। अब बात करते हैं वेगल रन के बाद डांसिंग बी या तो लेफ्ट या राइट साइड में एक सेमी सर्कुलर रूप में डांस करती है। वेगल नृत्य इफिशिएंट फोराजिंग और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को सुनिश्चित करता है। 2 चीजें करता है, एक तो इफिशिएंट फोराजिंग करता है और एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को सुनिश्चित करता है।
फिर बात करते हैं, यह सोशल इंसेक्ट की एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटी का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है और एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी में कम्युनिकेशन सिस्टम के अध्ययन का एक फाउंडेशनल कंसेप्ट माना जाता है। जो मधुमक्खियों के अंदर डांस होता है उसको इथोलॉजी के अंदर एक फाउंडेशनल कंसेप्ट के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से वेगल डांस होता है और उसमें कौन कौन से भाग देखने को मिलता है। जब जो भोजन होता है वो क्या होता है, छत्ता, ये जो मधुमक्खी का छत्ता है उससे बहुत ज्यादा दूरी पर हो, जैसे 100 मीटर प्लस हो, तब ये वेगल डांस जो किया जाता है। इसमें 3 भाग होते हैं। फर्स्ट जो भाग होता है वो कौन सा होता है, वेगल रन होता है। फिर दूसरा जो होता है बायां टर्न होता है, लेफ्ट टर्न होता है, और तीसरा जो होता है वो राइट टर्न होता है। और इसमें क्या होता है, 8 फिगर ऑफ 8 का जो वो आकार बनता है। जब भोजन स्रोत छत्ते से दूर हो, सामान्यतः 100 मीटर से अधिक दूरी पर वेगल डांस हो, तब वेगल डांस 3 भागों से मिलकर बना होता है। वेगल रन सीधा कंपन वाला भाग होता है, लेफ्ट टर्न बायां अधिवर्त और राइट टर्न दायां अधिवर्त। यह नृत्य 8 फिगर ऑफ 8 के आकार का होता है। अगर बात करते हैं कि वेगल डांस हो रहा है तो सूर्य की दिशा जो डायरेक्शन जो है भोजन की, वो उसकी सूचना कैसे मिलेगी, दिशा डायरेक्शन की सूचना कैसे मिलती है। तो मधुमक्खियों को डायरेक्शन की दिशा कैसे मिलती है, छत्ते के अंदर ऊपर की दिशा हो बराबर सूर्य की दिशा हो, तो इनको पता चलेगा कि सूर्य की दिशा में क्या है भोजन, मतलब ऊपर की दिशा में डांस हो रहा होता है, तो इनको पता चल जाता है कि सूर्य की जो दिशा है उसी में क्या है, भोजन है। वेगल रंग का कोण, पहले कोण देखते हैं, भोजन और स्रोत के बीच का जो कोण होता है वो कितना है, उसके आधार पर इनको पता चलता है कि इसी कोण पर क्या है, भोजन है। ये मान लो कि सन है और इधर क्या है, फूड है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण है उसी कोण पर ये आगे बढ़ेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि इसी डायरेक्शन में क्या है, भोजन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें, यदि भोजन सीधे ऊपर की ओर वेगल करती है मधुमक्खी, यदि मधुमक्खी सीधे ऊपर की ओर वेगल डांस करती है तो भोजन सूर्य की सीधी दिशा में, यदि 30 डिग्री दाएं झुकी है तो भोजन सूर्य के 30 डिग्री दाएं है। जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही डिग्री सूर्य के दिशा की साइड में भी बनाएगा, और उसी आधार पर हम बताएंगे कि इतनी दूरी पर क्या है, भोजन है। उसी के आधार पर मधुमक्खी अपनी डायरेक्शन चूज करती है। जैसे कि इसमें सिंपल सा है, जैसे कि ये डांस हो रहा है, ये सूर्य है ना, यहाँ पर क्या है, सूर्य है, ये मधुमक्खी का छत्ता है। अब इस छत्ते पर भी सूर्य यहीं पे होगा, ऊपर की तरफ डांस कर रही, और मधुमक्खी यहाँ पे डांस कर रही। अब ये डांस कैसे कर रही, ऊपर की दिशा में कर रही, फिर इसके साथ में झुकी हुई है, ये मधुमक्खी इस तरह से झुकी हुई, झुक कर डांस करी, मतलब 30 डिग्री की कोण पर झुक के डांस करी। तो बाकी जो मधुमक्खियां हैं उनको पता चल रहा है कि कितनी डिग्री पर डांस कर रही, 30 डिग्री के ऊपर डांस कर रही। फिर अब ये इनको पता चल गया कि हमें सूर्य के जो दिशा है उसके 30 डिग्री कोण पर, मतलब इस दिशा में जाने पर आगे क्या मिलेगा, भोजन देखने को मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है वेगल नृत्य के द्वारा मधुमक्खियों के अंदर डांस का पता लगाने का। दूरी, डिस्टेंस का निर्धारण कैसे करते हैं, वेगल रन की अवधि, ड्यूरेशन से कंपन वाइब्रेशन की तीव्रता से, और वेगल रन जितना लंबा और धीमा भोजन उतना ही अधिक दूर। मतलब वेगल रन की जो अवधि है, अवधि से और किससे, कंपन की तीव्रता से, और वेगल रन जितना लंबा और धीमा होगा भोजन उतना ही अधिक दूरी होगा, जितना लंबा होगा उतना धीमा होगा उतना ही दूर होगा, हमें पता है। कार्ल वॉन फ्रिश ने मधुमक्खियों पर प्रयोग किया और मधुमक्खियों के नृत्य का अवलोकन किया, सिद्ध किया कि नृत्य सूर्य की स्थिति से संबंधित होता है, न कि दृश्य संकेतों से। इससे यह साबित हुआ कि मधुमक्खियां सूर्य घड़ी सन कंपास का उपयोग करती है। अब बात करते हैं कि जो मधुमक्खियां होती है उनमें किन सिलेक्शन और अल्टरिज्म देखने को मिलता है। किन सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए अपनी ही जो कॉलोनी होती है उस कॉलोनी में रिप्रोडक्शन के लिए कुछ जो सदस्य होते हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, और खुद रिप्रोडक्शन नहीं करती है और कुछ सदस्यों को रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, किन सिलेक्शन कहते हैं। और दूसरा है अल्टरिज्म। अल्टरिज्म में क्या होता है कि जैसे कि कोई शिकारी आ गया है, प्रेडेटर आ गया है, तो अपने इसी कॉलोनी के कुछ सदस्य जो होते हैं शिकारी
शिकारी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करके खुद मर जाते हैं और अपनी कॉलोनी को बचा लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरिज्म। ये दोनों ही चीजें किसमें देखने को मिलती है, मधुमक्खियों के अंदर देखने को मिलती है। अल्टरिज्म कैसे देखने को मिलता है, जो वर्कर होती है, ऑल्ड वर्कर जो होती है, वो बाहर सुरक्षा का काम करती है, पहरा देती है, और पहरा देते टाइम जब उनको कोई प्रेडेटर देखने को मिलता है तो वो क्या करती है, अपनी जान को खतरे में डालकर अपने छत्ते को बचा लेती है, तो ये देखने को मिलता है अल्टरिज्म। फिर किन सिलेक्शन की बात करें तो जो वर्कर भी होती है वो अपनी रिप्रोडक्शन कर सकती है, पर अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को, अपनी रिप्रोडक्शन को त्याग कर केवल क्वीन को रिप्रोडक्शन करने देती है, ताकि जो कम्युनिटी है उसमें संतुलन बना रहे। तो अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, अपने संगठन को बचाने के लिए अपनी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी का त्याग कर देती है वर्कर भी। ये एक तरह का किस टाइप का सिलेक्शन होगा, किन सिलेक्शन होगा। श्रमिक मधुमक्खियां कॉलोनी की रक्षा में अपने प्राण तक निछावर कर देती है, डंक मारते समय श्रमिक मर जाती है। यह व्यवहार किन सिलेक्शन थ्योरी से समझाया जाता है। हाइमेनोप्टेरा में हैप्लोडिप्लोइडी सिस्टम के कारण बहनों में आनुवंशिक समानता अधिक दिखाई देती है। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी की। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी की। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो अडल्ट होती है वो अडल्ट मतलब रानी क्वीन जो होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। लगभग कितने 1500 से लगाकर 2000 तक अंडे देती है, इसने ये अंडे दे दिए। अब ये जो अंडे होते हैं वो फूट कर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर लार्वा कुछ टाइम तक विकसित होता है, उसके बाद वो किस में बदल जाता है, इसके बाहर एक कवर बन जाता है और फिर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा में कुछ टाइम बाद पंख, एब्डोमेन, लेग्स, एंटीना सबका फॉर्मेशन होता है और वो आगे जाकर क्या बन जाती, अडल्ट हनी बी बन जाती है। तो इस प्रकार इस पे लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, मतलब 4 स्टेजेस देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलता है अडल्ट, एक लार्वा और प्यूपा, ये 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, मधुमक्खी का जीवन चक्र। हनी बी का जीवन चक्र कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पूर्ण कायांतरण को दर्शाते हैं, मतलब अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। कभी अडल्ट देखने को मिलता है, कभी अंडे देखने को मिलता है, फिर कभी लार्वा देखने को मिलता है और कभी प्यूपा देखने को मिलता है। तो ये क्या कहलाते हैं, अलग अलग रूपों में अगर देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बहुरूपता जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसमें 4 स्पष्ट अवस्थाएं स्टेजेस देखने को मिलती है। कौन कौन सी होती है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो अंडा देखने को मिलता है, लार्वा देखने को मिलता है, प्यूपा देखने को मिलता है और फिर वही प्यूपा जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वह इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ईग स्टेज की, अंडावस्था की। तो जो ईग स्टेज होता है उसमें हम देखते हैं कि जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। लगभग कितने देती है, 1500 से लगाकर 2000 अंडे प्रतिदिन देती है। अंडे प्रति कॉलोनी देती है। अंडे हनी कॉम्ब सेल में रखे जाते हैं। जो अंडे होते हैं वो हनी कॉम्ब सेल जो होता है उसके अंदर रखे जाते हैं। एक आकार में कैसे होते हैं, या तो ओवल होते हैं या फिर इलोंगुलेटेड होते हैं। अंडे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फर्टिलाइज्ड एग और एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उससे आगे जाकर वर्कर या क्वीन जो होती है उसका विकास होता है, और अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या होते हैं, ड्रोन बनते हैं। और अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। एक अवस्था की अवधि लगभग 3 दिन की होती है। 3 दिन की अवधि जो होती है 3 दिन तक क्या जो अंडे के रूप में ही रहता है, और 3 दिन के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसके बाद वाली स्टेज कौन सी, लार्वा है। तो 3 दिन के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पार्थेनोजेनेसिस बिना निषेचन फर्टिलाइजेशन के ड्रोन का विकास होना पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अब उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, लार्वा अवस्था आती है। जैसे 3 दिन के बाद अंडा जो होता है वो किसमें बदल जाता है, लार्वा में बदल जाता है। अब इस लार्वा के अंदर क्या होता है, ना तो पेड़ होते हैं, ये व्हाइट कलर का होता है और ऐसा होता है सी शेप का। जैसे कि अपन एक डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए ये कैसा है, इस तरह का सी शेप का है। ऐसे देखा जाए तो ये कैसा है, सी शेप का है ना, इसे गोल गोल होता है। और ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, और ना तो इसमें पैर है, ना इसमें एंटीना है, ना कुछ अलग संरचना देखने को मिले, ना इसके पंख देखने को मिलता है। तो बिना पैरों वाला व्हाइट कलर का और सी शेप का ये देखने को मिलता है।
लार्वा को नर्स बी भोजन कराती है ना। जो लार्वा होती है उसको नर्स बी भी एक तरह की कौन सी होती है, वर्कर जो मधुमक्खियां होती है वही होती है, श्रमिक मधुमक्खियां ही होती है। अब ये नर्स बी जो भोजन कराती है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। 3 टाइप से भोजन हमें देखने को मिलता है। पहली बात करते हैं तो सबसे पहले तो जितने भी लार्वा है उनको रॉयल जेली खिलाई जाती है। सबसे पहले तो रॉयल जेली खिलाई जाती है कुछ टाइम के लिए। फिर जो क्वीन लार्वा होता है ना, जो क्वीन होता है उसको रॉयल जेली लगातार खिलाई जाती है। फिर आते हैं वर्कर। वर्कर भी जो होती है उसको पोलेन प्लस हनी खिलाई जाती है, पोलेन प्लस शहद खिलाया जाता है। और जो ड्रोन होता है उसको भी क्या खिलाया जाता है, पोलेन प्लस हनी खिलाया जाता है। केवल जो रानी बी होती है, जो रानी होती है उसी को क्या रानी मधुमक्खी को ही लगातार क्या खिलाई जाती है, रॉयल जेली खिलाई जाती है। इसीलिए उसको रॉयल रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको रॉयल रूम दिया जाता है, इसीलिए उसको रानी कहा जाता है। अब बात करते हैं फीडिंग भोजन। पहले रॉयल जेली सभी लार्वा को खिलाई जाती है, बाद में क्वीन लार्वा को रॉयल जेली लगातार खिलाई जाती है, वर्कर लार्वा को हनी और पोलेन तथा ड्रोन लार्वा को हनी और पोलेन खिलाए जाते हैं। तो इन दोनों को पोलेन और हनी खिलाए जाते हैं। अगर बात करें ड्यूरेशन की तो लार्वा अवस्था की ड्यूरेशन, वर्कर लार्वा है तो 6 दिन का होगा, क्वीन लार्वा है तो 5 दिन तक लार्वा अवस्था में रहेगा, और ड्रोन लार्वा है तो 7 दिन तक लार्वा अवस्था में रहेगा। तो क्वीन जो होती है केवल 5 दिन तक लार्वा अवस्था में रहती है, उसके बाद सीधी कन्वर्ट हो जाती है प्यूपा के अंदर। और वर्कर जो होते हैं वो 6 दिन तक रहते हैं लार्वा अवस्था में, और ड्रोन जो होते हैं 7 दिन तक लार्वा अवस्था में रहते हैं। फिर आती है प्यूपा स्टेज। प्यूपा अवस्था, लार्वा का सेल वैक्स कैप से बंद कर दिया जाता है। मतलब जो खंड होता है, कक्ष होता है, उसको किसी एक कैप से बंद कर दिया जाए, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैपिंग कहलाती है। जिसमें जो लार्वा होता है वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा में क्या होता है, पंख का निर्माण हो जाता है, पैरों का निर्माण हो जाता है, आंखें बन जाती हैं, और एंटीना का भी फॉर्मेशन हो जाता है। और इस टाइम पर ना तो इनको कोई भोजन नहीं करवाया जाता है। तो लार्वा का सेल वैक्स कैप से बंद कर दिया जाता है, यह प्रक्रिया कैपिंग कहलाती है। बाद में लार्वा प्यूपा में बदलता है। इस अवस्था में विंग्स, लेग्स, एंटीने, आइज विकसित होते हैं। कोई फीडिंग नहीं होती, मतलब कोई भोजन नहीं दिया जाता इस टाइम पे। अगर बात करें कि जो प्यूपा अवस्था का ड्यूरेशन है, तो क्वीन प्यूपा अगर है तो उसका जो ड्यूरेशन कितना होगा, 8 डेज के लिए वो किस में रहेगी, प्यूपा अवस्था में रहेगी। और वर्कर भी है तो वर्कर की जो प्यूपा अवस्था होती है वो कितने दिन की होती है, 12 दिन की होती है। और ड्रोन की प्यूपा अवस्था कितनी होती है, 14 दिन की होती है। जबकि वो जो ड्रोन होते हैं 7 दिन के लिए, और वर्कर जो होते हैं 6 दिन के लिए, और रानी जो होती है 5 दिन की लार्वा अवस्था में रहती है। और यहाँ पर 8, 12, 14 दिन के लिए ये प्यूपा अवस्था में देखने को मिलते हैं। अडल्ट स्टेज की बात करते हैं वयस्क अवस्था की, तो पूर्ण विकसित मधुमक्खी सेल से बाहर आती है। 3 प्रकार के अडल्ट होते हैं, हमें पता है 3 प्रकार के अडल्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो रानी होती है, एक ड्रोन होता है, और दूसरा वर्कर होती है, तीसरा लास्ट कौन होता है, वर्कर बी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वीन बी की। तो ये किससे बनती है, फर्टिलाइज ईग से बनती है। इसका जो बनने का जो प्रोसेस है, किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो हमने कल की क्लास में देखा था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से वीडियो को विजिट कर लेना। अगर बात करें क्वीन बी जो होती है इसका कार्य क्या क्या है, केवल अंडे देना इसका कार्य है। ईग लेइंग का कार्य होता है। लाइफ स्पेन, इसका जीवन काल जो होता है 2 से 5 ईयर का होता है। टोटल डेवलपमेंट टाइम जो होता है इसमें 16 दिन लगते हैं। इसके टोटल डेवलपमेंट टाइम में कितने टाइम लगता है, 16 दिन का लगता है। एक कंपेरेटिव टेबल भी बताऊंगी जिसमें पूरे के पूरे 16 दिन हम गिन भी लेंगे। फिर बात करते हैं वर्कर बी की। तो फर्टिलाइज ईग से जो है वर्कर बी का फॉर्मेशन होता है। कार्य क्या है, क्लीनिंग का काम करना है, मतलब साफ सफाई का जो भी काम है वो करना है। नर्सिंग का काम करना है, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको नर्स की तरह सेवा करनी है। वैक्स का सिक्रेशन करने का काम भी यही करना है। फॉरेजिंग करने हैं, मतलब बाहर सुरक्षा का काम भी इन्हीं को करना है। फिर लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो 6 वीक तक ये जिंदा रहती है समर के अंदर। टोटल डेवलपमेंट टाइम जो होता है इसका कितना होता है, 21 दिन का होता है। फिर आते हैं ड्रोन बीज की बात करते हैं, तो ये फर्टिलाइज्ड एग से होता है। पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ड्रोन का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड होता है, और इसके जो हैप्लॉइड एन इजिकल टू कितने होते हैं, 16 गुणसूत्र इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कार्य की बात करूँ तो मेटिंग विथ क्वीन, क्वीन के साथ मेटिंग करना, मेटिंग के बाद मर भी जाता है। और लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो कुछ सप्ताह तक ही ये अपना जीवन यापन करता है। टोटल डेवलपमेंट टाइम की बात करो तो 24 डेज इसको डेवलप होने में लगते हैं।
फिर अपन बात करते हैं कि बी टाइप कौन कौन सी बी का टाइप है। एक कंपेरेटिव टेबल में करते हैं कि लार्वा अवस्था ईग अवस्था कितने दिन की होती है, फिर लार्वा अवस्था कितने दिन की होती है और पीपा अवस्था कितने दिन, और टोटल कितने डेज के अंदर इसका विकास हो जाता है। तो पहले बात करते हैं क्वीन। क्वीन 3 दिन तो लार्वा ईग अवस्था में रहती है, 5 दिन लार्वा अवस्था में रहती है और 8 दिन इसमें पीपा अवस्था में। 3 और 5 8 8 और 8 16 दिन इसको लगते हैं टोटल डेवलपमेंट के अंदर। फिर बात करते हैं वर्कर। 3 दिन तो वो ईग अवस्था में रहती है, 3 दिन तो वो ईग अवस्था में रहती है, 6 दिन लार्वा अवस्था में रहती है और 12 दिन पीपा अवस्था में रहती है। 3 और 6 9 9 और 12 कितने हो जाएंगे, 21 दिन तक वो लार्वा अवस्था में 21 दिन तक उसको टोटल डेवलपमेंट में लगते हैं। टोटल डेज ऑफ डेवलपमेंट कितने होते हैं इसके, 21 दिन के होते हैं। 3 दिन लार्वा 3 दिन ईग, 6 दिन लार्वा और 12 दिन पीपा। 3 + 6 + 12 = कितने हो जाएंगे, 21। 3 ईग अवस्था, 3 दिन तक ईग अवस्था में रहती है, 6 दिन लार्वा अवस्था में रहती है और 12 दिन पीपा अवस्था में रहती है, और टोटल डेवलपमेंट कितने दिनों में हो जाता है, 21 दिनों के अंदर हो जाता है। फिर बात करते हैं ड्रोन की। तो 3 दिन वो ईग अवस्था में रहता है, 7 दिन लार्वा अवस्था में रहता है और 14 दिन पीपा अवस्था में रहता है। 3 + 7 + 14 = कितने हो जाएंगे, 24 दिन। टोटल टाइम कितना लगता है, 24 दिन का लगता है डेवलपमेंट में। 3 दिन ईग अवस्था, 7 दिन लार्वा अवस्था और 14 दिन पीपा अवस्था में ये भी रहता है। तो ये इसका कंपैरेटिव टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, इसको छोटे से स्टिकी नोट्स बनाकर रख लेना, ताकि आपको ये जो टाइमिंग है कि कितने कितने दिन का डेवलपमेंट है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना के भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के अंदर, कि जो क्वीन होती है वो अपने कंप्लीट डेवलपमेंट 16 दिन का समय लगाती है, जबकि लार्वा जो इसका जो वर्कर होता है वो 21 दिन का लगाता है, और ड्रोन जो होता है 28 दिन तक। तीसरा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ड्रोन में टोटल डेवलपमेंट 28 दिन होते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो होगा वो सत्य हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट वाला आजकल जमाना है आरपीसी वाला, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसी टेबल जो होती है वो आपको अच्छे से डाटा को याद रखने में हेल्प करती है। तो इस टेबल को आप कहीं बना लेना और उसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना। फिर बात करते हैं कि हमारे एग्जाम के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं एग्जाम के परफॉर्मेंस। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बात कर रही हूँ कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से हम बात करें तो कुछ एग्जाम के पॉइंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में भी इथोलॉजी लगती है, वहाँ पर हनी बी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट। तो यहीं से हम दोनों चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट से हम बात करते हैं तो हनी बी जो होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रदर्शित करती है। तो ये बात लाइन याद रखनी है कि हनी बी जो होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रदर्शित करती है। फिर इसमें कास्ट डिफरेंशिएशन जो देखने को मिलता है भोजन पर निर्भर करता है। मतलब कास्ट डिफरेंशिएशन इसमें 3 जातियां बनती है। एक तो बनता है क्वीन, क्वीन को रॉयल जेली खिलाई जाती है, एक मिलता है वर्कर और एक मिलता है ड्रोन। इन दोनों को पोलन प्लस हनी खिलाया जाता है। फिर बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस जो होती है उस प्रक्रिया के द्वारा ड्रोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन का फॉर्मेशन जो होता है पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा होता है। फिर बात करते हैं क्वीन का डेवलपमेंट सबसे तेज होता है। तो सबसे तेज गति से किसका होता है, क्वीन का डेवलपमेंट होता है। और वर्कर भी कॉलोनी की बैकबोन होती है। ये भी हमें बताया कि सारे जो भी काम होते हैं सोशल वर्क जो होते हैं वो केवल वर्कर बी के द्वारा ही किए जाते हैं, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे क्षति की देखरेख करनी हो, और चाहे वो वैक्स के द्वारा क्षति का निर्माण करना हो या फिर भोजन को ढूंढ के लाना हो। ये सारे ही इंपॉर्टेंट वर्क जो होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, हनी वर्कर मधुमक्खी के द्वारा किए जाते हैं, वर्कर बी के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसको बैकबोन कहा जाता है। और क्वीन का डेवलपमेंट सबसे तेज होता है। ऐसा क्यों बोला गया है कि क्वीन जो होती है केवल 16 दिन के अंदर ही डेवलप हो जाती है, बाकी में 21 और 24 दिन लगते हैं। ड्रोन को 24 दिन लगते हैं डेवलप होने में और वर्कर को 21 दिन लगते हैं, पर जो क्वीन होती है वो जल्दी से डेवलप हो जाती है, केवल 16 दिन के अंदर ही डेवलप हो जाती है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।